हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे अपना फाइनल अकाउंट्स। बहुत सारा क्वेश्चन बेटे होमवर्क दिया था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारे जो बच्चे लोग हैं वो सारा होमवर्क कर चुके हैं। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे पर्सनली डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटे फाइनल अकाउंट्स का दूसरा पार्ट। सर फाइनल अकाउंट्स का 2 पार्ट है सर, पहले क्यों नहीं बताया हमको। बेटे पहले बता देता, तुमको लगता है कोर्स बहुत ज्यादा है इसलिए पहले तुमको नहीं बताया। ये है यूनिट नंबर 2 फाइनल अकाउंट्स का। ठीक है, पहले हम जो पढ़े बेटे डेट इज फाइनल अकाउंट्स यूनिट 1 एंड देयर इज नाउ फाइनल अकाउंट्स यूनिट 2। सो क्या सर ये चैप्टर भी इतना बड़ा है सर, 9-10 क्लास लग जाएगा इसमें भी? नहीं बेटे, एक चैप्टर जो है सिर्फ और सिर्फ आज का क्लास लगेगा और आज के क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सर इसमें ऐसा क्या अलग है जो हम पहले नहीं पढ़े हैं? थोड़ा सा बेटे डिफरेंस है। ठीक है, जो कि पिछला जो है वो तो है ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पे और भी है। ठीक है, देखना ये जो फाइनल अकाउंट्स है ये किसके बारे में? फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। ठीक है, जो यूनिट नंबर 1 था बेटे अपना, जो यूनिट नंबर 1 था वो है फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग। नॉन मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो प्रोडक्ट बना नहीं रहा, खाली खरीद रहा है और उसको आगे बेच दे रहा है। तो क्या क्या अकाउंट बनाता था बेटे? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और आखिरी में बनता था बैलेंस शीट। ठीक है, ये हम यूनिट 1 में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटे दैट इज आवर यूनिट नंबर 2, दैट इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है बेटे? रॉ मटेरियल खरीद रहा है, उसको फैक्ट्री में किस में कन्वर्ट कर रहा है बेटे? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा है। उस फिनिश गुड्स को फिर आगे चल के मार्केट में सेल कर रहा है। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस है उसके बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? वी आर रीडिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है बेटे ये भी क्या बनाता है? ये भी बनाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। सर ये भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा? हाँ बेटे, ये भी बनाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, ये भी बनाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये भी बनाएगा बैलेंस शीट। कुछ अलग नहीं है बेटे, सेम टू सेम ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। लेकिन इससे पहले ये एक अकाउंट और एक्स्ट्रा बनाएगा, वो अकाउंट का नाम है बेटे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। हम ये सीखने जा रहे हैं व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। एक बार मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सीख गए उसके बाद तो कुछ नहीं है बेटे, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट जैसे बनता है वैसे ही बनेगा। ठीक है, तो नया बात क्या पढ़ने का यहाँ पे? द न्यू थिंग इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है, अब ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता क्या है बेटे और क्यों बनाते हैं, ये जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे या कभी भी समझ नहीं पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है कि व्हाई अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्यों बनाया जा रहा है? ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बन रहा है बेटे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब एक सामान को बनाने में, एक सामान को फिनिश गुड्स से, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में कितना खर्चा लगता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो पूरे साल भर में रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने में जो खर्चा हुआ दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसी को बोलते हैं बेटे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों निकाल रहे हैं हम लोग? ताकि इस कॉस्ट को हम लोग ट्रांसफर कर सके कौन से अकाउंट में? ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज आता था ना, याद है? परचेज का मतलब क्या है? जो सामान हम लोग खरीदे उसका कॉस्ट प्राइस। सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या निकाल रहे हैं? जो सामान हम लोग बनाए उसका कॉस्ट प्राइस। ये निकालने का पर्पस क्या है? इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। कैसे? जैसे परचेज लिखते रहे ट्रेडिंग अकाउंट में वैसे ही बेटे परचेज की जगह क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कहां से आएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से। समझ में आ रहा है? क्योंकि पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते तब सामान खरीद के लाए, सामान खरीद के लाए तो परचेज कॉस्ट पता है, लेकिन अभी सामान खरीद के लाए उसी को नहीं बेच रहे, उससे फिनिश गुड्स बना रहे हैं और फिनिश गुड्स को बेच रहे हैं। तो फिनिश गुड्स को बनाने में जो भी खर्चा हुआ
उसको एक अलग से अकाउंट में लिख रहे हैं और उस टोटल को हम लोग कहां ले आएंगे कहां पे, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो बेटे कुछ नहीं है, एक अलग सा अकाउंट बना रहे हैं सिर्फ क्या जानने के लिए, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने में कितना रुपए लगा ये जानने के लिए। और जब टोटल पता चल जाएगा, ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। और फिर ट्रेडिंग अकाउंट में नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कॉस्ट आ जाएगा, यहां से डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होगा लिखेंगे, उधर सेल्स लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और सिमिलरली पीएनएल एंड बैलेंस शीट भी बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कुछ नहीं है बेटे, एक एक्स्ट्रा अकाउंट बन रहा है, वो अकाउंट का नाम है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। और पर्पस क्या है बेटे, पर्पस है सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना, जो सामान बना है उसका कॉस्ट प्राइस निकालना, ताकि उस कॉस्ट को हम कहां ट्रांसफर कर सके, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? हाँ सर समझ में तो आ रहा है, थोड़ा थोड़ा लेना, हेडिंग करना फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। हेडिंग है फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। ये पीडीएफ को छोड़ दो बेटे, पीडीएफ हम यूज करेंगे क्वेश्चंस करने के लिए खाली, ठीक है, उसको छोड़ दो, हम यहाँ पे नोट्स इधर लिखेंगे अभी, ठीक है, लिखना। A manufacturing entity prepares a separate account to calculate the total cost of production. To calculate the total cost of production. That account is known as manufacturing account. That account is known as manufacturing account. उस अकाउंट को क्या बोलते हैं बेटे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंसिडर्स, क्या क्या चीज इंक्लूड होता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में बेटे, ठीक है, लिखना। जितना का रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और भी जितना भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट खर्चा है रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक है। तो प्लस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, मतलब वेजेस जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है किससे बेटे, मैन्युफैक्चरिंग से, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं सामान को बनाने में, उनको जो वेजेस हम लोग पे कर रहे हैं, ठीक है। प्लस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, प्लस इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और ओवरहेड से क्या आ जाएगा बेटे, टोटल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। अब यहां पे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब क्या है, साल भर में कितना रुपए का रॉ मटेरियल यूज हो गया फिनिश गुड्स को बनाने में, ठीक है। तो उसको निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है बेटे, लिखना, रॉ मटेरियल consumed equals to, raw material consumed equals to opening stock of raw material plus purchase minus closing stock of raw material। इसका मतलब देखना, सपोज ईयर के बिगिनिंग में हमारे पास 1000 पीस सामान था, 1000 पीस रॉ मटेरियल था,
10,000 पीस हम लोग और खरीदे, 1000 पीस रॉ मटेरियल था, 10,000 पीस रॉ मटेरियल और खरीदे, तो कितना हो गया? 11,000 हो गया। सपोज क्लोजिंग में 2,000 है, 1000 था, 10,000 और खरीदे, कितना हो गया? 11,000 हो गया। 11,000 में सिर्फ 2,000 बचा है बेटे, तो कितना यूज हो गया? 9,000 रुपीज का रॉ मटेरियल यूज हो गया, 9,000 पीस रॉ मटेरियल यूज हो गया। ठीक है, कैसे निकाले? ओपनिंग स्टॉक 1000 प्लस परचेज 10,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 2,000, तो ये कितना आएगा बेटे? 9,000। समझ में आ रहा है? हाँ सर। रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल जाएगा। हाँ सर, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल जाएगा। उसके बाद जितना भी डायरेक्ट खर्चा, डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वेजेस हो गया या कोई और एक्सपेंस हो गया जो कि मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्टली रिलेटेड है, वो सब प्लस कर दिए। कोई भी इनडायरेक्ट खर्चा, इनडायरेक्ट खर्चे को क्या बोलते हैं बेटे? ओवरहेड। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नोन एज ओवरहेड। ठीक है, तो ये कोई भी इनडायरेक्ट खर्चा है उसको भी क्या जोड़ेंगे? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जोड़ेंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट का मतलब प्रोडक्ट बनाने में नहीं लगा है, डायरेक्टली नहीं लगा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बनाने में वो हेल्प जरूर किया है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, सारा मिला के क्या आएगा बेटे? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। समझ में आ गया? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब कुछ नहीं है, सामान को बनाने तक का खर्चा इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, हाँ सर, समझ में आया। सर इलस्ट्रेशन 1 बताओ ना सर, कैसे होगा? करें बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 1, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 1। ये रहा बेटे इलस्ट्रेशन 1, छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए मार्क कर दिया ताकि हमारे बच्चों को दिखे क्वेश्चन। ठीक है, देखना, देखें क्वेश्चन नंबर 1। क्या सर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है? नहीं बेटे, एक छोटा सा टॉपिक और बाकी है, फिर वो चैप्टर, दो ही तो इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 1 इलस्ट्रेशन 2, दो ही क्वेश्चन है बेटे हमारे पास। 1 अभी कर लिए, 2 में थोड़ा पढ़ाऊंगा और फिर 2 का क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, देखना, 1 लाख यूनिट्स were produced in a factory. Per unit material cost was 10 rupees. 1 लाख यूनिट बना है बेटे और मटेरियल कॉस्ट है 10 रुपीज, एंड पर यूनिट ऑफ लेबर कॉस्ट वाज 5 रुपीज, और लेबर कॉस्ट कितना है? सिर्फ 5 रुपए। तो 10 रुपए का मटेरियल है, 5 रुपए का लेबर है। ठीक है, दैट अपार्ट इट वाज एग्रीड टू पे रॉयल्टी एट 3 रुपीज पर यूनिट टू द जापानीज कोलैबोरेटर हु सप्लाइड टेक्नोलॉजी। जो हमको टेक्नोलॉजी दिया है बेटे, वो हर एक प्रोडक्ट बनने का 3 रुपए हमसे चार्ज करता है। मतलब हम एक प्रोडक्ट जैसे ही बनाते हैं उसको 3 रुपए हमको देना पड़ेगा इन द नेम ऑफ रॉयल्टी। ठीक है, तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालना है। पहला रॉ मटेरियल, फर्स्ट वन इज रॉ मटेरियल। कितना यूनिट्स है? 1 लाख, तो 1 लाख इंटू 10 कितना हो गया बेटे? 10 लाख। सर ये क्वेश्चन तो हम कर लेते सर। नहीं बेटे, इतना हार्ड क्वेश्चन तुम लोग कैसे करोगे? अभी इतने नाजुक हो तुम लोग, इसमें मैं इतने भार तुमको कैसे दे दूं? इसलिए ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है ये सब मैं तुमको बता देता हूं। ठीक है, जो जो इजी क्वेश्चंस आएगा वो सब क्वेश्चंस मैं तुमको करने बोलूंगा, चिंता मत करो। जैसे मैं होमवर्क देता हूँ, होमवर्क सारा इजी क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे देता हूँ, और जितना हार्ड क्वेश्चन है मैं सब क्लास में करा देता हूँ। देखो ये कितना हार्ड था ये क्वेश्चन मैं तुमको क्लास में इसीलिए बेटे करा दिया। ठीक है, 18 लाख रुपए, दिस इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। समझ में आ गया? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन था बेटे ये। 1 लाख इंटू 10 करना था पहले, क्या कर पाओगे तुम? हाँ सर कर लेंगे, 10 लाख रुपए होगा। फिर 1 लाख इंटू 5 करना था, 5 लाख होगा, और फिर 1 लाख इंटू 3 करना था, 3 लाख होगा। टोटल कॉस्ट कितना है? 18 लाख। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। तो ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1, बहुत ही ज्यादा हार्ड क्वेश्चन था बेटे ये। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 करने के लिए हमको ये वाला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 2। ठीक है, ये एक लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर खत्म बेटे, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, तो ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है इसको करने के लिए ये एक डिजाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमको सीखना होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पहले कॉपी करेंगे हम लोग, उसके बाद फिर उसका रिलेटेड नोट्स नीचे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, हेडिंग करना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट।
मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है, चलो नोट डाउन करना साथ साथ में। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, नाम है पर्टिकुलर्स, कॉलम का नाम पर्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, चलो सबसे पहले टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, उसको छोड़ दो, साइड में जो दिया है फॉर्मेट उससे नहीं दिख रहा, हम अपना लिखेंगे यहां पे। ठीक है, टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना आएगा बेटे? हाँ सर आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो हमको वो निकालना आता है। तो डायरेक्टली मैं इसीलिए लिख दिया क्योंकि हमारे बच्चे होशियार है, रॉ मटेरियल कंज्यूम उनको निकालना आता है। ऊपर वाले अब एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे तुमको बताया भी था, ये रहा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, तो ऐसे ही बनाएंगे। नेक्स्ट बेटे, और जितना भी खर्चा हुआ है सब यहाँ आएगा, डायरेक्ट वेजेस टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और कोई भी खर्चा बेटे टू कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, नाम लिख दो इनडायरेक्ट एक्सपेंस और ओवरहेड, वो कोई भी नाम से हो हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये आएगा अपना टोटल। सर क्रेडिट साइड में क्या आएगा सर? बेटे क्रेडिट साइड में आएगा एक बाय, सर बाय बाय प्रोडक्ट्स। सर ये क्या है सर? बाय बाय प्रोडक्ट्स, NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू। by closing work in progress, by trading account, cost of production, by trading account cost of production। ठीक है, ये है क्या चीज बेटे? दिस इज फॉर्मेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज ऑलरेडी पता है, पहले उसको मार्क कर दूं मैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम हमको ऑलरेडी निकालना आता है, जो भी खर्चा दिया है वो सब हम यहाँ पे लिखना जानते हैं, तो ये सारा चीज हमको ऑलरेडी करना आता है। ठीक है, अब वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या बेटे? कुछ काम जो कि स्टार्ट तो कर चुके हैं लेकिन अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो ईयर के बिगिनिंग में जितना भी काम आधा अधूरा हुआ है उसको बोलते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे ओपनिंग स्टॉक आता है वैसे आगे डेबिट साइड में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, सिमिलरली जो सामान रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है लेकिन अब तक फिनिश गुड्स बना नहीं है, ईयर के एंड वाले दिन ऐसा हो सकता है ना बेटे कि सामान बनाना स्टार्ट तो कर दिया है लेकिन सामान अब तक बना नहीं है, उसको बोलते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, और वो कहां आएगा? ऑन दी योर क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड में। ठीक है, बस इतना ही तो है, डेबिट सारा प्लस क्रेडिट से माइनस, जो टोटल बचेगा डेट इज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि कहां ट्रांसफर होगा बेटे? ट्रेडिंग अकाउंट में। समझ में आ गया? एक चीज जो यहाँ पे बताने का बात है, बाय बाय प्रोडक्ट्स। सर बाय बाय प्रोडक्ट्स क्या है बेटे? ये बाय तो ये वाला ही है ना जो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ये बाय है, उसको भूल जाओ, नाम है सिर्फ बाय प्रोडक्ट्स, BY, बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरा बात, बाय प्रोडक्ट्स। जैसे हम लोग कुछ भी सामान बना रहे हैं, ठीक है, उसका जो बचा हुआ पार्ट है, जैसे कि हम लोग सपोज फर्नीचर बना रहे हैं, सपोज वी आर मेकिंग फर्नीचर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? वुड लाएंगे, लकड़ी लाएंगे,
और उसको कारपेंटर क्या करेगा, घिस घिस के क्या बनाएगा, उससे फर्नीचर बनाएगा। ठीक है, कभी देखे हो लकड़ी से फर्नीचर बनते वक्त कितना वेस्ट निकलता है, उसमें बहुत सारा वेस्ट मटेरियल निकलता है। ठीक है, ये जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, क्या हम वो बनाने के लिए, क्या वो बनाने के लिए बैठे हैं हम लोग? नहीं सर, हम तो फर्नीचर बना रहे हैं। फर्नीचर बनाते वक्त वो सामान बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? वो जो वेस्ट है। अब वो जो वेस्ट है उसको हम मार्केट में सेल कर सकते हैं, बहुत कम सेल वैल्यू होगा लेकिन उसको हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है? वो प्रोडक्ट जो कि बन जा रहा है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मेन प्रोडक्ट। मतलब वुड से फर्नीचर बनाना, फर्नीचर क्या है यहाँ पे? मेन प्रोडक्ट है। फर्नीचर बनाते वक्त ये जो वेस्ट है, ये क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है। अब ये जो वेस्ट है इसको क्या बोलते हैं? बाय प्रोडक्ट्स। और इसको कहीं ना कहीं मार्केट में हम थोड़े बहुत प्राइस में बेच सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटे बाय प्रोडक्ट्स का मतलब? देखना यहाँ पे बाय प्रोडक्ट्स का मतलब। ठीक है, इन मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, ये वाला पढ़ा रहा हूं बेटे। ठीक है, इन मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस द प्रोडक्शन ऑफ मेन प्रोडक्ट is accompanied by the production of subsidiary product which has a value on sale। मतलब मेन प्रोडक्ट बनाते वक्त, फर्नीचर बनाते वक्त कुछ वेस्ट जरूर क्रिएट होगा ही होगा, और उसका वो वेस्ट का कुछ सेल वैल्यू जरूर हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल इज accompanied by the production of ऑक्सीजन गैस। बोल रहा है हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल बनाने से ऑक्सीजन गैस बनेगा। या स्टील and production of steel yield scrap the subsidiary product is termed as by product। ये क्या, इस एग्जांपल को छोड़ो बेटे, एग्जांपल से हमको मतलब नहीं है, ये डिफिकल्ट एग्जांपल हो सकता है, ना समझ में आए। हम क्या ऑयल बनाते हैं, हमको नहीं पता ये एग्जांपल, भूल जाओ इसको। हम क्या पढ़ रहे हैं? सब्सिडियरी प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज बाय प्रोडक्ट। ये इंपॉर्टेंट है। सब्सिडियरी मतलब जो बन जा रहा है मेन प्रोडक्ट बनाते वक्त, उसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है, जैसे कि एक इजी एग्जांपल बता दूं, देखना यहाँ पे इजी एग्जांपल, मोलेसिस इज द बाय प्रोडक्ट इन द शुगर मैन्युफैक्चरिंग। शुगर मैन्युफैक्चरिंग करते समय मोलेसिस क्रिएट होगा, दैट इज योर बाय प्रोडक्ट्स। या फिर बटर मिल्क इज द बाय प्रोडक्ट, बटर मिल्क बन जाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ बटर एंड चीज। बटर या चीज बनाते वक्त क्या क्रिएट होता है? बटर मिल्क अपने आप क्रिएट हो जाता है। ये जो बटर मिल्क है उसका थोड़ा बहुत तो सेल वैल्यू है ही, इसलिए ये जो प्रोडक्ट बन जा रहा है मेन प्रोडक्ट बनाते वक्त, उसको क्या बोलते हैं? बाय प्रोडक्ट। और इससे जो भी पैसा आएगा वो हम लोग कहां लिखेंगे? यहाँ पे। जो बाय प्रोडक्ट बेच के जो पैसा मिलेगा, दैट इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। समझ में आ रहा है बेटे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट? तो बाय प्रोडक्ट्स अलग से कोई नोट्स लिखने का जरूरत है नहीं, उतना कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं। बाय प्रोडक्ट्स सिर्फ क्रेडिट साइड में आएगा, इतना पता होना चाहिए। और बाय प्रोडक्ट्स का एक लाइन में मतलब पता होना चाहिए, मेन प्रोडक्ट बनाते वक्त जो प्रोडक्ट बन जा रहा है जिसका थोड़ा बहुत सेल वैल्यू है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सर क्वेश्चन नंबर कराओ ना सर, इलस्ट्रेशन नंबर 2 कराओ, फिर हमारा सर छुट्टी कर देना सर आज। हाँ बेटे छुट्टी कर देंगे, ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये तो तुम्हारा होमवर्क है ही, ये तुम्हारा अधिकार है बेटे, तुम्हारा अधिकार मैं नहीं छीन सकता तुमसे। ये सब होमवर्क तुम्हारा अधिकार है, ये सब मैं करा दूंगा तो गलत हो जाएगा बेटे, तुमको मौका नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं हमारे बच्चों को इक्वल मौका मिले। तो इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2, ये दो होमवर्क है, नीचे आंसर भी दिया हुआ है, छाप मत लेना बस। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 2 हम लोग एक देखते हैं, इसके साथ हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा फाइनल अकाउंट्स का। इसके बाद जो क्लासेस पढ़ेंगे बेटे, हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप। सर पार्टनरशिप हमारा फेवरेट पार्ट है पार्टनरशिप। हाँ बेटे, क्लास 12 का तुम्हारा फेवरेट पार्ट है पार्टनरशिप, वो हमारा स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, चलो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। देखना, मिस्टर निर्मल, निर्मल नहीं है बेटे विमल है, मिस्टर विमल रन्स अ फैक्ट्री which produces soaps. Following details are available in respect of manufacturing activities for the year ended 31/3/2016। ठीक है, देखना ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्या 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 क्या, क्या दिया हुआ है बेटे, कुछ कुछ अपना दिया हुआ है। क्या हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं? नहीं सर, फाइनल अकाउंट में पहले क्वेश्चन थोड़ी पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो पहले फॉर्मेट तो बना दे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, उसके बाद जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अकाउंट में हम लिखते भी चले जाएंगे। ठीक है, चलो तो बनाओ बेटे फॉर्मेट।
मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट। देखना पहला ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 10,000 यूनिट्स। पता है कहां लिखते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस? हाँ सर पता है, अभी आप बताए हो। अमाउंट है 16,000, हो गया पहला। नेक्स्ट क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, थोड़ा छोड़ देते हैं बेटे, क्रेडिट साइड का आइटम है, बाद में लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल 1,70,000, ये क्या काम में आएगा बेटे? ये काम में आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालने में, ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने में। ओपनिंग स्टॉक कितने का है? 1,70,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटे? 1,70,000, ये रहा। क्लोजिंग कितना है? 1,90,000। और परचेज कितना है? 8,20,000 प्लस परचेज 8,20,000 माइनस होगा तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक 1,90,000, ठीक है। तो 1,70,000 प्लस 8,20,000 प्लस 1,90,000, ये तुम्हारा आ गया 8 लाख रुपए, ठीक है। दिस इज योर अमाउंट 8 लाख रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट हायरिंग चार्जेस ऑफ मशीन इज 0.60 पर यूनिट मैन्युफैक्चर। बोले अगर कोई मशीन का हायर करना मतलब भाड़े में लाना, और कितना रुपए लगेगा? 60 पैसा हर यूनिट मैन्युफैक्चर। कितना यूनिट्स बना है क्या पता कितना बना, अभी दिया हुआ नहीं है, तो इसको छोड़ दो एक बार। नेक्स्ट हायरिंग चार्जेस ऑफ फैक्ट्री, ये तो लिख सकते हैं 2 हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री 2,20,000, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्ट वेजेस 80 पैसा पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड एंड 40 पैसा ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। कितना यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड नहीं पता, तो अभी उसको छोड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी ये पॉइंट और ये पॉइंट नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्लोजिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1,80,000 लिख सकते हैं 2 रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1,80,000, ये वाला हो गया। नेक्स्ट यूनिट प्रोड्यूस्ड दे दिया बेटे 5 लाख रुपीज, 5 लाख यूनिट्स, ठीक है। अब क्या होगा? अब ये सब निकल सकता है हायरिंग चार्जेस ऑफ मशीन एंड डायरेक्ट वेजेस, उसके लिए बनेगा वर्किंग नोट, थोड़ा सा जगह छोड़ के वर्किंग। हायर चार्जेस ऑफ मशीन 5 लाख यूनिट्स इंटू 0.60, 3 लाख रुपए हो गया बेटे हायरिंग चार्जेस ऑफ मशीन, ठीक है। हाँ सर, ये पहला वर्किंग नोट हो गया। पॉइंट नंबर बी डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। पॉइंट नंबर बी डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस जो है वो कितना होगा बेटे? यहां देखना दिया हुआ है डायरेक्ट, ये हो गया हायरिंग चार्जेस वाला, लिख देंगे उसको ऊपर। डायरेक्ट वेजेस है 0.80 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, तो एक होगा बेटे ये मैन्युफैक्चर्ड को लेंगे अगर, तो 5 लाख इंटू 0.80, दिस इज 40,000 होगा बेटे, ये तो दिस इज 40,000, ठीक है। 5 लाख सर क्या 40,000? 4 लाख तो होगा सर। क्या सर कंफ्यूज होते हो, हमको भी करते हो। मैन्युफैक्चरिंग 4 लाख, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का 40 पैसा पर यूनिट। क्लोजिंग कितना है बेटे? क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस ये रहा 12,000 यूनिट्स, तो 12,000 इंटू 0.40 कितना होगा बेटे? ये 4,800, ये होगा 4,04,800। दिस इज योर डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। दोनों लिख दो बेटे, डायरेक्ट वेजेस लिख दो।
टू हायर चार्जेस ऑफ मशीन। 3 लाख रुपए ये वाला, टू डायरेक्ट वेजेस 4,04,800। हो गया ये दोनों? हाँ सर, ये सब हो गया। अब क्या है, खाली क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस बचा है। क्या लिख सकते हैं हम क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस? हाँ सर, बाय क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्या ये दिया हुआ बेटे बाय प्रोडक्ट्स? नहीं सर, इस क्वेश्चन में बाय प्रोडक्ट्स नहीं है। तो बस जो बचा यहाँ पे क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और वो क्या चीज निकला बेटे? डेट इज आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर निकालना, कितना निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना दिया बताऊं? यहाँ दिया है बेटे 19,800। निकल रहा है क्या देखना बेटे? 19,800, ये तो सही है बेटे। 19,800 निकल रहा है कि नहीं, देखो चेक करो। यूनिट्स तो पता है, मैन्युफैक्चर कितना है 5 लाख, और ये है 19,800। समझ में आ गया? 19,800 क्या क्या किए, सारे डेबिट को प्लस किए, क्रेडिट से माइनस किए। क्लियर? इसी के साथ बेटे हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। समझ में आ गया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना। इसमें एक्स्ट्रा और क्या दे सकता है बेटे? यहाँ पे बाय प्रोडक्ट्स हो सकता है। ठीक है, एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, दो क्वेश्चन होमवर्क है और नीचे उसके साथ आंसर भी बेटे दिया हुआ है। ठीक है, इतना पढ़ेंगे बेटे हम लोग। इसी के साथ हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। 2 पार्ट है उसमें, एक मैन्युफैक्चरिंग, एक है नॉन मैन्युफैक्चरिंग। दोनों पार्ट कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटे पार्टनरशिप। ठीक है, चलो, थैंक यू।